चैनल आईटीआई स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपना फोर्थ सेमेस्टर में लेसन नंबर 2 चल रहा था अपना विद्युत शक्ति वितरण, यानी कि विद्युत शक्ति वितरण क्या होता है और उस अपन इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अपन ने इसका जो पार्ट फर्स्ट लेके आया है उसमें अपन ने पढ़ा है कि विद्युत शक्ति वितरण में कौन कौन सी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपना पार्ट 2 है आज, जिसका अपना टॉपिक है विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, यानी विद्युत वितरण जो प्रणाली है इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो विद्युत वितरण प्रणाली का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से, और प्रत्येक 4 प्रकार के भी 2-2 भाग है जिनका आज अपन वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, कि इनका वर्गीकरण किस किस आधार पे किया गया है। तो अपने विद्युत शक्ति प्रणाली का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से। पहला होता है वोल्टेज के आधार पे। अब वोल्टेज के आधार पे भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी वितरण प्रणाली, एक होता है द्वितीयक वितरण प्रणाली। प्रथम प्रणाली के अंदर विद्युत का उत्पादन का स्टेप अप किया जाता है और द्वितीयक वितरण प्रणाली में वोल्टेज का स्टेप डाउन किया जाता है। नेक्स्ट होता है अपना धारा की प्रकृति के आधार पे, यानी धारा के आधार पे 2 प्रकार का वितरण होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली और दूसरी होती है डीसी धारा प्रणाली। आजकल एसी धारा का ही अधिक उपयोग किया जाता है। तो एक होता है डिश धारा प्रणाली, जो कार्य एसी से नहीं होता है वो कार्य अपन को डीसी सप्लाई से किए जाते हैं। तो अपनी दूसरी प्रणाली है डिश धारा प्रणाली। तीसरा अपना वर्गीकरण होता है संरचना के आधार पे। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है, पहला होता है अपना शिरोपरि प्रणाली और दूसरा होता है भूमिगत प्रणाली। शिरोपरि प्रणाली को अपन खंभों के माध्यम से, तारों के माध्यम से ओवरलोड लेके जाते हैं, और भूमिगत प्रणाली में लाइन को केबलों के माध्यम से भूमि में दबाकर ले जाया जाता है। नेक्स्ट अपना वर्गीकरण है संयोजन के आधार पे, यानी कनेक्शनों के आधार पे होता है। वो अपना वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, एक होता है रेडियल प्रणाली, एक होती है रिंग प्रणाली और एक होती है अंतः संयोजित प्रणाली। आजकल रिंग प्रणाली ज्यादा अपनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर लाइन में एक तरफ से दोष होने पे लाइन को दूसरी तरफ से चालू किया जाता है। तो ये था अपना विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण। 4 प्रकार से होता है, वोल्टेज, धारा, संरचना और कनेक्शनों के आधार पे। इस वर्गीकरण को अपन एक एक विस्तार से अपन समझेंगे। पहला था अपना वोल्टेज के आधार पे वर्गीकरण। वोल्टेज के आधार पे 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है, एक होता है प्राथमिक वितरण प्रणाली और दूसरा होता है द्वितीयक वितरण प्रणाली। अब प्राथमिक के अंदर क्या होता है कि इस प्रणाली में उत्पादन केंद्र से 11 केवी वोल्ट को 132 केवी वोल्ट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उच्च किया जाता है। यानी आपका यहाँ पे कोई अल्टरनेटर है, यह आपका उत्पादन केंद्र अल्टरनेटर, क्या आपका उत्पादन केंद्र। यहाँ से लाइन को स्टेप अप, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो लाइन लेते हैं। अब यहाँ ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर आपका 11 केवी उत्पन्न करता है और इसको 132 केवी के अंदर या फिर 220 केवी के अंदर, 220 केवी के अंदर स्टेप अप किया जाता है। तो ये जो वोल्टेज कहलाती है ट्रांसफार्मर की, जो पारेषण वितरण लाइन की, ये जो वोल्टेज कहलाती है जिसको अपने उत्पादन से ग्रिड स्टेशन पे पारेषण किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक वितरण प्रणाली। क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट अपने इसमें द्वितीयक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट कौन सी है, द्वितीयक वितरण प्रणाली। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में सब स्टेशन से 11 केवी को 440 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जाता है तथा इसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, द्वितीयक वितरण प्रणाली कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो 11 केवी आती है इसको स्टेप डाउन करके कितनी वोल्ट बनाई जाती है, 440 वोल्टेज, जिसकी सेकंड डिवाइड किस में होती है, स्टार के अंदर। और ये जो कार्य होता है वो किस पे होता है अपना, सब स्टेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सब स्टेशन, यानी उपभोक्ताओं का जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो 11 केवी को 440 वोल्ट में बदलता है। ये जो सप्लाई कहलाती है वो कहलाती है आपकी द्वितीयक वितरण प्रणाली। तो उपभोक्ताओं तक कौन सी सप्लाई आती है,
द्वितीयक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट अपना टॉपिक था धारा की प्रकृति के आधार पे, धारा की प्रकृति के आधार पे इसका वर्गीकरण। तो धारा की प्रकृति के आधार पे मैंने बताया दो प्रकार की वितरण प्रणाली होती है, एक होती है डिश धारा वितरण प्रणाली और दूसरी होती है एसी वितरण प्रणाली। तो पहला अपन पढ़ते हैं डिश धारा वितरण प्रणाली क्या होती है। डिश धारा वितरण उत्पादन व वितरण केंद्र में अधिकतर एसी धारा ही काम में ली जाती है, यानी कि जो आपकी उत्पादन वितरण और पारेषण होती है उसमें अधिकतर एसी धारा ही काम में ली जाती है। जितना भी जो बड़ी बड़ी लाइनों का जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन सी सप्लाई पे होता है, एसी सप्लाई पे। कौन सी पे होता है, एसी पे। परंतु कुछ कार्य डीसी प्रयुक्त की जाती है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे डीसी मोटर चलानी होती है, बैटरी चार्जिंग करनी होती है, धातु शोधन करना होता है, विद्युत रंजन करना होता है, वहां पे कौन सी सप्लाई काम में लेते हैं अपन, डीसी सप्लाई। कौन सी लेते हैं अपन, डीसी प्रयुक्त की जाती है। इस प्रयोजन हेतु एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। इस कार्य के लिए क्या किया जाता है, एसी को डीसी में बदला जाता है। और एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, डायोड। क्या प्रयोग किया जाता है, डायोड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को एसी से डीसी में परिवर्तित करके डीसी वितरण प्रणाली बनाई जाती है, जिसके द्वारा अपन डीसी के जो भी कार्य है वो कर सके। तो ये होता है अपना डिश धारा प्रणाली। ये प्रणाली वितरण और पारेषण लाइन में प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ती है और ये ज्यादा इसको स्टेप अप भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट होता है अपने एसी वितरण प्रणाली। नेक्स्ट कौन सी होती है, एसी। आजकल अधिकतर एसी प्रणाली का ही वितरण और पारेषण किया जाता है। विद्युत का उत्पादन वितरण एसी के रूप में ही किया जाता है। विद्युत का उत्पादन, विद्युत का वितरण और विद्युत का पारेषण किसमें किया जाता है, एसी में ही किया जाता है। एसी प्रणाली को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप व स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि एसी के अंदर सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि इसको बिना खर्च किए स्टेप अप और स्टेप डाउन एक ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जा सकता है, जो कार्य अपन डीसी से नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी पे यूज में लेते हैं, अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी पे यूज में लेते हैं तो ट्रांसफार्मर आपका जल सकता है। क्या हो सकता है, जल सकता है। इसलिए डीसी पारेषण लाइनों में उपयोग नहीं ली जाती है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर को अपन डीसी पे लगाते हैं तो उस समय कॉइल का इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, शून्य। यानी कॉइल का अक्सल और कॉइल का अक्षी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस अवस्था में वाइंडिंग धारा को सहन नहीं करती और वाइंडिंग जल जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी धारा पे ही कार्य करती है, और ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। इसलिए ही एसी प्रणाली के अंदर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और उसको आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। इसलिए आजकल वितरण प्रणाली में एसी विद्युत धारा का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना विद्युत धारा की प्रकृति के आधार पे। तो ये दो प्रकार का वर्गीकरण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वोल्टेज के आधार पे प्राइमरी वितरण और द्वितीयक वितरण, और धारा की प्रकृति के आधार पे डिश धारा वितरण, और दूसरा होता है एसी धारा वितरण। और जो एसी प्रणाली की जो दूर परिवर्तित एसी प्रणाली होती है, अधिक वोल्टेज आती है, उसको अपन किस में देते हैं, केवीए के अंदर। एसी की सप्लाई को किस में देते हैं अपन, केवीए के अंदर। और जो केवीए होती है वो ट्रांसफार्मर की इकाई होती है। ट्रांसफार्मर की इकाई किस में होती है, केवीए के अंदर। नेक्स्ट अपने टॉपिक होता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरचना के आधार पे। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। दो प्रकार की होती है इसका वर्गीकरण, एक होता है शिरोपरि लाइन और एक होता है भूमिगत लाइन। तो पहला पढ़ते हैं अपने शिरोपरि लाइन, ओवरहेड लाइन। इस प्रणाली में नग्गे तारों को खंबे या टावरों पर क्रॉस आर्म पर लगे इंसुलेटर से कस दिया जाता है। यह प्रणाली सस्ती होती है। मैंने बताया था इस प्रणाली के अंदर नग्गे तारों को खंबे के ऊपर स्थापित करते हैं, और खंबे के ऊपर क्या लगी होती है, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म एक एंगल होती है वी आकार की, और इस क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर स्थापित किए जाते हैं। इंसुलेटर क्या होता है कि तारों को खंबे से पृथक रखते हैं, इंसुलेटेड रखते हैं, और इंसुलेटर में तारों को कस दिया जाता है। यह प्रणाली सस्ती होती है। इस प्रणाली के अंदर दोष अपन आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरी होती है अपने भूमिगत लाइन। दूसरी कौन सी होती है, भूमिगत लाइन। यह प्रणाली केबल द्वारा भूमि के अंदर बिछाकर सप्लाई करती है। यानी इसमें क्या होता है कि वोल्टेज को ले जाने के लिए केबलों को भूमि के अंदर बिछाकर ले जाया जाता है, जो भूमिगत प्रणाली कहलाती है।
वर्तमान में पीवीसी केबल उपयोग में लाई जाती है। यानी आजकल की जो केबल होती है अधिकतर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आजकल एचटी लाइनों के अंदर 11 केवी या 33 केवी के अंदर जो केबलें होती है वो कौन सी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यही केबल अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। और वोल्टेज को केबल में ले जाने का ये फायदा होता है कि इसके अंदर लाइन सुरक्षित रहती है और इसकी आयु भी अधिक रहती है। इसकी आयु भी क्या रहती है, अधिकतर रहती है। लेकिन ये महंगी बहुत पड़ती है, ये महंगी पड़ती है और ये सस्ती पड़ती है। लेकिन आजकल भूमिगत लाइन का ये अधिकतर उपयोग किया जाता है क्योंकि ये देखने में भी सुंदर लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संयोजन के आधार पे, कनेक्शन के आधार पे जो प्रणाली होती है, विद्युत वितरण प्रणाली, वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है रेडियल प्रणाली, दूसरी होती है रिंग प्रणाली और तीसरी होती है अंतःसंयोजित प्रणाली। तो पहले अपन देखते हैं रेडियल प्रणाली। पहले अपन क्या देखते हैं, रेडियल प्रणाली। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। इस रेडियल प्रणाली में क्या होता है कि जैसे ये आपका उपकेंद्र है, ये आपका सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से प्रत्येक लाइन निकलती है, फीडर निकलते हैं, जैसे फीडर नंबर 1, फीडर नंबर 2, फीडर नंबर 3, फीडर नंबर 4। जैसे आपके 4 फीडर निकल रहे हैं और जैसे आपके 2 नंबर फीडर में कोई दोष हो गया, क्या हो गया, दोष। जैसे 2 नंबर फीडर की कोई लाइन आपकी ट्रिप हो गई तो बाकी के यानी 1, 4 और 3 बाकी की फीडर आपकी क्या रहेंगे, चालू। जिस फीडर में दोष होगा वही लाइन बंद रहेगी, बाकी लाइनें चालू रहेगी। तो इस प्रणाली की मुख्य विशेषता भी यही है कि जिस फीडर में दोष होता है वही फीडर पूरा बंद रहता है, बाकी की लाइनें चालू रहती है। अभी जैसे 4 नंबर फीडर में कोई दोष होगा तो 1, 2, 3 तीनों फीडरों की जो लाइनें होती है वो क्या रहेगी, चालू। जब तक इस लाइन का दोष दूर नहीं होगा ये पूरी लाइन बंद रहेगी। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता ये है कि बाकी फीडर चालू रहेंगे और जो फीडर बंद होगा उसका दोष दूर करने के बाद में लाइन को आप क्या कर सकते हैं, चालू। तो ये अपनी क्या कहलाती है, रेडियल प्रणाली। तो देखो रेडियल प्रणाली क्या होती है, अभी मैंने डायग्राम में दिखा दिया, अब अपनी इसको पढ़ते हैं। इस प्रणाली में किसी महानगर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। इस प्रणाली की यह विशेषता है कि एक सर्किट ब्रेकर की लाइन में दोष उत्पन्न हो जाने पर लाइन का केवल उसी खंड में ब्रेकडाउन होता है, शेष लाइन चालू रहती है। यानी अगर आपके ये 4 फीडर आ रहे, एक मिनट, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 4 फीडर है और आपके इस फीडर में कोई दोष है तो बाकी की लाइनें क्या रहती है, चालू रहती है। और जिस फीडर में दोष होगा वही लाइन बंद रहेगी, बाकी लाइनें चालू रहेगी। जैसे इस लाइन का दोष दूर होगा लाइन अपने आप चालू हो जाएगी। तो ये कहलाती है आपकी रेडियल प्रणाली। लेकिन आजकल इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है, आजकल की किसका किया जाता है, रिंग प्रणाली का। अब नेक्स्ट देखते हैं रिंग प्रणाली। रिंग प्रणाली में क्या होता है कि जैसे आपका ये सब स्टेशन है, यहाँ पे 1, 2, 3 फीडर, 4, 5, 6, जैसे आपके 6 फीडर निकल रहे हैं और एक फीडर हमेशा दूसरे फीडर से लिंक रहता है। जैसे इस फीडर की सप्लाई इस फीडर से जा रही है और इस लाइन में कोई दोष हो गया तो इस फीडर की लाइन को अपन इस फीडर की लाइन से चालू कर सकते हैं। इस फीडर में जैसे सप्लाई यहाँ से चालू है और जैसे यहाँ पे कोई दोष हो गया तो अपन लाइन को इधर से चालू कर सकते हैं। इस फीडर में अगर लाइन आपकी यहाँ से जा रही है और यहाँ पे अगर लाइन का ब्रेक हो गया तो अपन लाइन को यहाँ से चालू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक लाइन 2 जगह से जुड़ी होती है। किस जगह से जुड़ी होती है, 2 जगह से। ये फीडर 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ये 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ये 2 जगह से जुड़ा हुआ है। सभी फीडर आपस में 2-2 जगह से जुड़े होते हैं और ये एक प्रकार से रिंग बन जाती है। ये आकृति कैसी बन जाती है, रिंग आकृति बन जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग प्रणाली। इसके अंदर एक फीडर में दोष हो जाने पर, एक लाइन में एक तरफ से दोष हो जाने पर लाइन को दूसरी तरफ से चालू किया जाता है। ये कहलाती है रिंग प्रणाली। इसमें क्या होता है रिंग प्रणाली के अंदर, इस प्रणाली में प्रत्येक सब स्टेशन को 2 ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। यानी एक सब स्टेशन को 2 तरफ से सप्लाई दी जाती है, जिसे एक ओर में सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर से सप्लाई को चालू रहे। जैसे एक लाइन में कोई दोष हो गया, कोई फॉल्ट हो गया तो लाइन दूसरी ओर से क्या रहती है, चालू रहती है। इसकी लाइन कभी भी बंद नहीं होती है, तुरंत प्रभाव से लाइन को दूसरी तरफ से जोड़ दिया जाता है। और रेडियल प्रणाली में ऐसा कभी नहीं होता है। रेडियल प्रणाली में ये होता है कि जिस फीडर में दोष है पहले उसके दोष को सुधारा जाता है, बाद में लाइन चालू होती है। इसकी ओर से सप्लाई चालू रहे, इस प्रकार 11 केवी का वृत्त बन जाता है, इसलिए इसे रिंग प्रणाली भी कहते हैं। यानी एक प्रकार से वृत्त की तरह बन जाती है, आपस में जुड़ी होती है, आपस में से रिंग की तरह बनती जाती है।
इस प्रकार से, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग प्रणाली। आजकल यही प्रणाली अधिक प्रयोग में लाई जाती है। आजकल इसी प्रणाली का महानगरों में, उपनगरों में प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण जो इलाके होते हैं, अपने गाँव के जो इलाके होते हैं, इसके अंदर आजकल भी रेडियल प्रणाली ही उपयोग में लाई जाती है, लेकिन सिटी में, महानगरों के अंदर रिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा रिंग प्रणाली क्या होती है कि इसमें लाइन को दो जगह से जोड़ा जाता है। जिस तरफ से लाइन में दोष होगा तो लाइन को तुरंत दूसरी तरफ से चालू कर देते हैं। नेक्स्ट अपने अंतःसंयोजित प्रणाली। नेक्स्ट अपनी कौन सी है? अंतःसंयोजित। इसमें क्या होता है कि भारत के राज्य यानी एक राज्य दूसरे राज्य से एक सिस्टम रखता है। क्या रखता है? सिस्टम रखता है कि जैसे एक राज्य की सप्लाई में ब्रेकडाउन हो गया, जैसे लाइट एक राज्य के अंदर उत्पादन केंद्र ठप हो गया, उत्पादन केंद्र की मशीनें खराब हो गई, तो वो राज्य दूसरे राज्य से क्या ले सकता है? सप्लाई ले सकता है, जब तक उसकी लाइन ठीक नहीं हो। तो ये सिस्टम कहलाता है आपका अंतःसंयोजित प्रणाली। और इसके अंदर आपस में ग्रिड स्टेशन ही जुड़ते हैं आपस में। कौन से स्टेशन जुड़ते हैं? ग्रिड स्टेशन। इसमें सभी स्टेशन नहीं जुड़ता है, इसके अंदर ग्रिड स्टेशन जुड़ते हैं। जैसे एक 32 kV हो गया तो 20 kV जुड़ गया। ये जो आपकी पारेषण लाइन होती है, ये ही आपस में जुड़ती है। इसमें 11 kV की लाइन या 33 kV की लाइन आपस में नहीं जुड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतःसंयोजित प्रणाली। यह प्रणाली ग्रिड प्रणाली भी कहलाती है। भारत में अनेक राज्यों को आपसी सहयोग से राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। यदि एक राज्य के उत्पादन में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो अन्य राज्य से विद्युत आपूर्ति ले सकता है और सप्लाई चालू रहती है। ये कहलाती है अंतःसंयोजित प्रणाली। और इसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य से विद्युत सप्लाई आदान प्रदान कर सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक था विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, जो मैंने समझा दिया। 4 प्रकार से हो गया, समझ में आ गया होगा। पहला वोल्टेज के आधार पे, दूसरा होता है धारा के आधार पे, तीसरा होता है संरचना के आधार पे, और चौथा होता है संयोजन के आधार पे। जो आपका संरचना के आधार पे होता है वो हो गया शिरोपरी लाइन और भूमिगत लाइन, और संयोजन के आधार पे हो गया रेडियल प्रणाली, रिंग प्रणाली और अंतःसंयोजित प्रणाली। अगर इस टॉपिक में कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल लेके आते हैं। इससे नेक्स्ट जो भी पार्ट 3 होगा वो अपन नेक्स्ट कल लेके आते हैं। धन्यवाद।